राज ने कपकपाती आवाज में पूछा। हो सकता है कोई और हो। नीमा ने अपना कप नीचे प्लेट में रख दिया। कोई और क्यों होगा? क्या मैं हरिराम को पहचानती नहीं? कितनी बार वह वीरा को बाहर खेलने ले गया है और कभी कभी घर के काम में भी मेरी मदद की है। हो सकता है नया चपरासी हो जिसने अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है। अपनी शंकाओं के बावजूद राज ने निश्चिंतता के साथ कहा। वह जानता था कि नया चपरासी कहीं से भी हरिराम जैसा नहीं दिखता था। वह नाटा और मोटा था, जबकि मर चुके व्यक्ति की कदकाठी ऐसी नहीं थी। यही नहीं, नीमा नए चपरासी से मिली भी नहीं थी। राज को हो क्या गया है? क्या उसे लगता है मैं लोगों को ढंग से पहचान भी नहीं पाती? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कुछ महीने के लिए बाहर चली गई, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हरिराम का चेहरा भूल जाऊंगी। तुम्हारी मदद करने वह आखिरी बार कब आया था? राज ने डरते डरते पूछा। जब उसका मुंह कलेजे को आ रहा था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। नीमा उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लंबे समय बाद आज आया था। नीमा के माथे पर चिंता की लकीरें थी और फिर उसने कहा, असल में मंडी से मेरे लौटने के बाद पहली बार आया था। क्या वह घर के भीतर आया था? नीमा समझ नहीं पा रही थी कि राज इतना घबराया और डरा हुआ क्यों लग रहा था। नहीं, वह खिड़की के बाहर था। बच्चियां सो रही थी, इसलिए मैंने उसे अंदर नहीं बुलाया, लेकिन वह अभी आएगा, उसने ही कहा था। नीमा चाय की चुस्की ले रही थी और राज खिड़की को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसे पहली बार देख रहा हो। उसका बर्ताव इतना अजीब क्यों था? खिड़की अब भी खुली थी। उसके बाहर धुंधल रात का रूप लेता जा रहा था। धुंधली रोशनी में बस आंगन का खंबा दिख रहा था। पहाड़ों की ठंडी हवा खुलकर खिड़की से आ रही थी, जो ठंड का एहसास कराने लगी थी। नीमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जिससे राज इतना घबराया हुआ है। वह खड़ा होना चाहता था, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि वीरा उसके पैरों पर बैठी थी। नीमा, जल्दी से खिड़की बंद करो। उसकी आवाज बता रही थी कि वह कितना परेशान है। क्यों? वह इतनी सुहावनी हवा को आने से रोकना चाहता है। नीमा न चाहते हुए भी उठी। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। फूलों की सुगंध कितनी अद्भुत थी। उसने गहरी सांस ली और कुछ पल उसी खिड़की के पास ठहर गई। नीमा, खिड़की बंद करो। राज की गरजती आवाज में चिंता भी थी और डर भी था। अच्छा, मैं बंद कर देती हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? नीमा ने थोड़ी नाराजगी के साथ खिड़की बंद की और कुंडी लगा दी। बाकी बची चाय खत्म करने के लिए अपनी जगह पर लौट आई। चुस्की लेते ही चौंक गई। चाय ठंडी हो चुकी थी। उसे गर्मा गर्म चाय अच्छी लगती थी। उसने झांक कर देखा तो राज का कप खाली था। फिर उसने अपना कप लिया और उसे फिर गर्म करने के लिए रसोई की ओर बढ़ गई। राज अपनी कुर्सी पर ठिठका हुआ बैठा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और परेशानी साफ दिख रही थी। यह इसके मूड को क्या हो गया है? नीमा हैरान थी। सुनिए, आपके लिए एक कप और चाय बना दूं? नहीं। नीमा जब गर्मा गर्म चाय लेकर लौटी तो देखा कि राज अभी हक्का बक्का बैठा है, उसी मुद्रा में जिसमें वह उसे छोड़ गई थी। उसने दोनों बेटियों को कसकर पकड़ रखा था। चित्रा प्यार से अपने पिता की टाई से खेल रही थी। वीरा ने प्यार से उसके सीने पर अपना सिर रखा हुआ था और अपना अंगूठा चूस रही थी। क्या हुआ? कोई समस्या आ गई है या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नीमा चाय लेकर बैठ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? नीमा ने कप उठाया और उसे अपने होठों तक ले आई। हरिराम मर चुका है। क्या बकवास है? अभी शाम 4 बजे तो वह यहीं। नीमा के माथे पर बल पड़ गए। वह चुस्की लेने ही वाली थी कि जैसे आधे रास्ते में ही उससे लकवा मार गया। क्या यहाँ से जाने के बाद उसकी मौत हो गई? वह तो एकदम ठीक लग रहा था। क्या उसका एक्सीडेंट हो गया? नहीं, इस बार सर्दियों के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जब हम यहाँ नहीं थे। राज संभल संभल कर बोल रहा था। वह नीमा को डराना नहीं चाहता था, लेकिन उसने इसके लिए जो समय चुना वह सही नहीं था। नीमा की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। गर्म चाय से भरा उसका कप हाथ से छूटकर उसकी गोद में गिर गया, जिससे उसकी जांघें जल गई। कप लुढ़का और फर्श से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए। कप के टूटने की आवाज और अपनी माँ की अचानक इस चीख और दहशत से बच्चियां भी डर गई। घबराकर दोनों रोने लगी। नीमा की नजर अपने आप ही उस खिड़की पर चली गई। उसे बंद देखकर उसने राहत की सांस ली। वह कांप रही थी और जांघों की जलन अब चुभने लगी थी, लेकिन वह अपनी कुर्सी से चिपकी रही। पति पत्नी एक दूसरे को देख रहे थे। अगर नीमा उस आदमी की मौत के बारे में जान चुकी होती और फिर उसके भूत को देखा होता तो इसे उसकी कल्पना, उसका वहम कह दिया जाता।
लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि जब वह मंडी में थी तभी हरिराम की मौत हो चुकी थी। किसी ने उसे बताया तक नहीं, क्योंकि हरिराम को सभी ने भुला दिया था, जो उनके जीवन और दिमाग से निकल चुका था। दोनों बेटियों को चुप कराने के बाद अपने बेडरूम के कोने में बने छोटे से मंदिर के पास पहुँचे। दिया जलाया, कुछ अगरबत्तियां जलाई और भटकती आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। भगवान से मांगा कि वे दोनों बेटियों की रक्षा करे। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारे छोटे से परिवार को कोई क्षति न पहुँचे। यही विनती दोनों ने भगवान से की। कुछ देर बाद जब नीमा डिनर तैयार करने के लिए किचन में गई तो उसके पति अपनी दोनों बेटियों को अब भी अपनी सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे आई। उनके घर के आसपास का सन्नाटा घबराहट पैदा कर रहा था। सारे छात्र अगले दिन की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और रोजाना जैसी चहल पहल भी नहीं थी। नीमा ऊंची आवाज में लगातार मंत्रों का पाठ कर रही थी ताकि बेचैन आत्मा को दूर रख सके। खाना पकाने पर उसका ध्यान कहने भर को ही था। वे रात का खाना खाने बैठे तो राज ने कहा, नीमा, हमें इस घटना पर चुप ही रहना चाहिए। छात्रों के बीच भय फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उनमें से अधिकांश हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। नीमा ने हामी भर दी। यहाँ और कोई था नहीं जिससे उसके संबंध ऐसे हो कि वह ऐसी बात बता सके, सिवाय मिसेज शर्मा के, जो प्रिंसिपल की पत्नी थी। वह बड़ी बहन की जैसी थी, लेकिन राज ने अगर कह दिया है तो इस बात को न बताने की उसके पास एक अच्छी वजह भी होगी। जब तक कि वह भूत कुछ और लोगों को ना दिखे तब तक इसे एक राज बनाकर रखना ही सही होगा। अगले कुछ हफ्ते अच्छी तरह बीत गए। न बिना बुलाए कोई मेहमान आया और न कोई भयानक साया दिखाई पड़ा। उस दिन उस प्रेत के आने के कारण दंपति में जितना भय और जितनी घबराहट पैदा हुई वह धीरे धीरे कम होने लगी। ट्रेनिंग सेंटर का कामकाज बिना व्यवधान चलता रहा। इस दंपति के सिवाय किसी और को उनके बीच भटकती आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसकी शांति के लिए प्रार्थना की थी। शायद उसने अपना असर दिखाया था। उम्मीद थी कि आत्मा शाश्वत विश्राम के लिए जा चुकी थी।